कार्यक्रम के बारे में बताते हैं क्या? आज हमने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है और कांग्रेस की नीतियों का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विचारों के प्रचार प्रसार का एक तरह से कार्यालय आज स्थापित हुआ है। सारी राजनीतिक गतिविधियां भी और यहीं से सामाजिक गतिविधियां भी इसी के माध्यम से चलाएंगे। उसका आज उद्घाटन है और उसका उद्घाटन में भी जो रिबन काटने के लिए हमारे यहाँ उपस्थित थे हमारे बड़े बुजुर्ग, जिनको हम कह सकता हूँ, माननीय नरेंद्र शौकन जी जो डूमरखा से थे और माननीय टेकराम जी पूर्व सरपंच जो छात्र गांव से थे, और उनके साथ साथ में ओम प्रकाश जी जो बहुत बड़ी आयु के हैं घसो कला गांव से, वो भी थे, और हमारी खेड़ा खाप के माननीय प्रधान सतबीर पहलवान जी जो है वो भी थे। इन चारों ने मिलकर के एक सामूहिक रूप से आज के इस कार्यालय का उद्घाटन किया है। क्या आगे क्या रणनीतियों के तहत कांग्रेस ग्राउंड पे जा रही है और क्या क्या जो समस्याएं हैं सामने आ रही है? पिछले 10 साल में बीजेपी की जो नीतियां रही हैं और उन नीतियों से हर वर्ग दुखी है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे सरपंच हो, सारा तबका जो है पिछले 10 वर्षों से बीजेपी के कार्यों से दुखी है। उनसे निजात दिलाने के लिए एक आशान्वित और एक आशा भरी भविष्य की नजरों से देखने के लिए सबका ये मन है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पिछले 10 साल तक मुख्यमंत्री रह करके गए हैं, दोबारा से उनको मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प के साथ जो है सारे साथी लगे हुए हैं और लोग भी इसी आशा के साथ देख रहे हैं कि एक बदलाव जो है समाज में आएगा। अगर पिछले 10 साल की हम बात देखते हैं तो उससे पहले कांग्रेस सत्ता में, तो कांग्रेस भी तो लोगों ने एक बार नकार दिया था कांग्रेस को, इसमें क्या रीजन मानते हैं किस वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और बीजेपी का आगे? मैं ये मानता हूं कि सत्ता से नकारने की बात नहीं थी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी बड़ी झूठ बोली, जो जुमले जो उन्होंने कहे ना, और वो जुमले क्या थे, उन्होंने कहा कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। पिछले 10 साल में 20 करोड़ रोजगार बनते हैं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूं या उनके प्रवक्ताओं से कि 20 करोड़ रोजगार देने की बात आपने कही, पिछले 10 साल में कितने रोजगार दिए? आज वर्तमान की स्थिति यदि देश के लेवल पे देखें, 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद आज खाली हैं। यदि हम हरियाणा की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा पद जो सरकारी पद हैं, जहां से कोई रिटायरमेंट होकर के चला गया, वो पद आज खाली पड़े, वो नहीं भरे जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जुमला तो वो था जिनमें लोग फंसे। दूसरा उन्होंने कहा था कि जितना भी करप्शन का जो धन है विदेशों में है, काला धन है, वो लेकर के आएंगे, उसमें से 1 पैसा आज तक आया नहीं। उस जुमले में कहीं ना कहीं जनता फंसी थी। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी एक नॉट ए सिंगल वन वो भी दिखाने में आज सक्षम नहीं है कि उसने कोई 100 स्मार्ट सिटी में से 1 स्मार्ट सिटी बनाओ। ये बड़े बड़े जो जुमले थे ना, उन जुमलों में कहीं ना कहीं जनता आई और उसका दुष्परिणाम ये निकला कि उनके बहकाव में आकर के उनको चुना। दूसरी सुरक्षा की बात थी, अभी पिछले 40-45 दिन से नई सरकार बनी है और इतनी ये सरकार बनने के बाद लगभग 38 बार अटैक हुए सीमा के ऊपर, 18 से ज्यादा हमारे नौजवान शहीद हुए हैं। नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, कितनी दुखद बात है। तो वो जो जुमलों में जो फंसे थे उसका परिणाम था, पर अब लोग समझ चुके हैं। आज कोई तबका जो है वो समाज में जो है खुश नहीं है, इसीलिए एक बदलाव की तरफ सब लोग नजर, आशा भरी नजर से देख रहे हैं। मार्च के अंदर सरकार बदली गई, मुख्यमंत्री बदले गए थे, सरकार वही रही। उसके बाद लगातार घोषणा हो रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, कभी एमएसपी की घोषणा तो कभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा। तो इनको किस तरह देखते हैं आप? मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, इनको कच्चा किसने लगाया था? आपने कच्चा लगाया, और आप आज कह रहे हो जब आपकी सरकार केवल 30 दिन की मेहमान है तब आप कह रहे हो पक्का करेंगे। यदि आपके दिमाग में पक्का करने की बात थी तो शुरू में पक्का क्यों नहीं लगाया? दूसरी बात, पर्टिकुलर बैकवर्ड को बहकाने के लिए जो है इस सरकार ने एक पासा फेंका। लोकसभा चुनाव से पहले कुछ भर्तियां की गई और उसमें कहा कि ये 5 नंबर जो है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर हैं इसलिए 5 नंबर दे रहे हैं, और उसमें टारगेट किया बेस्ट बैकवर्ड वर्ग को, पूरा का पूरा बैकवर्ड वर्ग को, जबकि उनको पता था कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 ये कहता है कि आप किसी को नहीं दे सकते इस तरह के, परंतु जानबूझ करके बीजेपी ने लूप होल छोड़ा और उसके पीछे उसकी मेंटलिटी जो काम कर रही थी वो ये थी कि बैकवर्ड को बहका लेंगे, एक बात। दूसरा, उनको वो नौकरी देना नहीं चाहती थी, लीगली वो सही थे नहीं। पहले हरियाणा में हाई कोर्ट ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई कि आप इस तरह से कुछ दे नहीं सकते हैं। दूसरा, बीजेपी ये चाहती थी कि जब ये लूप होल खुलेगा तो कांग्रेस विरोध करेगी और इसका भांडा कांग्रेस के ऊपर फोड़ेंगे कि कांग्रेस ने विरोध किया इसलिए जो हट गए। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार को कहा कि इसकी पुनर्मूल्यांकन करो, और जो सरकार एक तरह से कच्चे जो लगा रही है ना, ये पक्के भी लगा सकती थी, पर जानबूझ करके ये कर रही है। ये जो रिजल्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, ये लोकसभा के रिजल्ट के 5 दिन बाद आया। यदि ये रिजल्ट लोकसभा चुनाव से 5 दिन पहले आ जाता तो हरियाणा में तो 10 की 10 सीटें आनी चाहिए थी और ऊपर से बीजेपी जानी चाहिए थी।
ये होता है जो हरियाणा में हाफ है, ये पूरे देश के लेवल पे साफ हो जाती है अगर ये रिजल्ट जो सुप्रीम कोर्ट का आया ये 5 दिन बाद आया। पर आज जनता समझ चुकी है, और खास करके बैकवर्ड जो जिसको वहम है, और बैकवर्ड में भी सैनी साहब को क्यों बनाया इसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके पीछे का राज ये है कि पिछले 10 साल में खट्टर जी ने कुछ नहीं किया, वो हर मोर्चे पर फैलते, प्रशासनिक तौर पर फैलते। वो कहते हैं कि जी नॉन स्टॉप हरियाणा है, मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल नॉन स्टॉप हरियाणा है, और ये नॉन स्टॉप हरियाणा भ्रष्टाचार में है, बेरोजगार में है, लोगों के ऊपर होने वाले अपराध में जो है ये नॉन स्टॉप हरियाणा है। जो कभी खेलों में नॉन स्टॉप होता था उसके फुल स्टॉप लगा करके छोड़ दिया खेलों में। आज देखोगे कोई ग्राउंड में नौजवान दिखाई नहीं देता है। जिस नौजवान को इस देश का निर्माण करना था उसके भविष्य को जो है फुल स्टॉप कर दिया गया इस बीजेपी सरकार के द्वारा। खट्टर जी को हटा करके सैनी साहब को लाने के पीछे भी बैकवर्ड को टारगेट किया गया कि भाई हार का ठीकरा जो है सैनी साहब के सिर के ऊपर फोड़ेंगे। उन्होंने पिछले दिनों कहा, ये बयान आया इनकी तरफ से कि सैनी साहब को जो है सीएम का चेहरा नहीं बना रहे हैं। ये जो चीजें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं बैकवर्ड को बरगलाने के लिए चल रहे हैं, पर बैकवर्ड आज समझ चुके, उसको पता है कि उसका असली हक कहाँ है। किन लोगों ने जो है किन लोगों ने बैकवर्ड के कर्जे माफ करे थे? इन्होंने तो करे नहीं, हुड्डा साहब ने करे थे जब उनकी सरकार थी। क्रिमिलेयर की जो बात थी, जब ये 10 साल से सत्ता में जब तो कर नहीं रहे, हुड्डा सरकार ने जो क्रिमिलेयर तय किया था इन्होंने घटा करके उसको कम कर दिया है। अब ये करेंगे नहीं हम भी 10 लाख कर देंगे, 8 लाख कर देंगे, 12 लाख कर देंगे। तुम 10 साल से थे जब आपने नहीं किया, अब क्या कर दोगे आप? तो इन सारी नीतियों से हर वर्ग दुखी है, और उस दुखी होकर के उन्होंने फैसला कर लिया है कि जैसे हरियाणा में हाफ है, अब की बार लोकसभा में हाफ थे और विधानसभा में पूरे के पूरे साफ हैं। अब की बार नायब सैनी द्वारा 137 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ करने की बात की, जिससे जैसे आपने भी बताया कि करोड़ों के कर्जे लिए, तो इसमें आप क्या देखते हैं? क्या वो कहते हैं ना कि अब वो बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, उनको ये पता है कि तुम लोग गए, और लोगों को बरगलाने के लिए अब ये भी हो सकता है कि ये कहते कि हम 50,000 1 लाख नौकरियां निकाल रहे हैं। सबको पता है कितने दिन का एरिया काउंटिंग कराया जाता है, बीच का के नोटिफिकेशन होना चाहिए, इससे पहले वो नौकरियों लगाने करके इंटरव्यू लेकर के उनके पेपर लेकर के होल्ड करेंगे। और वो किस लिए करेंगे? वो नौकरी देना नहीं चाहते, ताकि जिन भी 50,000 या 60,000 लोगों जो घर हैं उनको प्रभावित कर सके। पर जनता समझ चुकी है, जो 10 साल में नहीं कर पाए अभी 10 दिन में क्या कर देंगे? वो करना नहीं चाहते, उनकी नीयत में खोट है, उनकी नीतियों में खोट है, और जहां नीतियों में खोट होता है वहां बरकत नहीं होती। इसीलिए वो जो है कहीं ना कहीं इन बातों को लेकर के आ रहे हैं। दूसरी बात ये है, सैनी साहब के ऊपर एक सुपर सीएम हो रहे हैं, ये डमी सीएम है, ये इनके ऊपर सुपर सीएम है, फैसले सुपर सीएम लेते हैं, इनके ऊपर थोपे जाते हैं, ये लोगों के बीच में जाते हैं। अब जो ये आनंद फानन में कर रहे हैं ना किसानों के एमएसपी, मैं ये कहना चाहता हूँ इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 1.25 साल से ज्यादा जो है आंदोलन चला, 750 किसान मारे गए, तब इन्होंने एमएसपी की गारंटी देने की बात नहीं की। अब करेंगे, हम कर देंगे। अब क्यों कर दोगे? जब तुम्हारे पास ताकत थी, जब नहीं किया तुम लोगों ने, अब कैसे कर दोगे? तो ये सिर्फ दोबारा से जुमलों में इन लोगों को फंसाना चाह रहे हैं। मोदी की जुबान का और चाइना के सामान का कोई गारंटी इस देश में नहीं है। इसी प्रकार से हरियाणा में भी चाहे सैनी साहब हो चाहे खट्टर साहब हो, उनकी जुबान के ऊपर भी कोई विश्वास नहीं है। अमित शाह भी आपने देखा होगा महेंद्रगढ़ रेवाड़ी में जो मीटिंग थी, तो वो कागज दिखा रहे थे कि मैंने बैकवर्ड समाज के लिए कर दिया, क्योंकि लोगों ने ये मान लिया है कि इनकी जुबान के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए कागज दिखाते घूम रहे हैं। पर अब कागज पे भी उनके कागज पे विश्वास नहीं है, क्योंकि झूठे कागज उनके भी। बात आपकी करते हैं तो बीजेपी में ज्यादातर साधु संत दिखाए, तो आप कांग्रेस में कैसे? कांग्रेस ये विचारों की लड़ाई है, और निश्चित तौर पे बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, और हरियाणा में जाट नॉन जाट की राजनीति करते हैं। हम विचारों से सक्षम हैं। मैं आर्य समाज का सन्यासी हूं। आजादी के मूवमेंट में भी जब आजादी का आंदोलन लड़ा गया, तब से कांग्रेस और आर्य समाज, जब ये लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, तो आर्य समाज और कांग्रेस एक साथ चलते दिखाई देते थे। आज जिस मैं बात को लेकर के आया हूं, मैं तो पूरा का पूरा किसान आंदोलन से प्रभावित होकर के आया कि हमारे जैसे एक साधारण परिवार के बच्चे यदि सड़कों पर आकर के एक ही बात उठा रहे हैं कि इस किसान जो है उसको बचाने के लिए, अपनी फसल बचाने के लिए लड़ रहा है, अपनी नस्ल बचाने के लिए लड़ रहा है, और उसके ऊपर आरोप क्या लगा रहे हैं? अजय चौटाला कह रहे हैं कि ये तो किसान आंदोलन की बीमारी लिए हुए बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जो है उसके ऑफिस से 5 किलोमीटर की दूरी पर नौजवान बैठे हुए हैं, सन्यासी बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं, मजदूर बैठा हुआ है। 750 से ज्यादा किसान मारे जाते हैं नरेंद्र मोदी, और उनका कोई भी बड़ा नेता बोलता नहीं है। जबकि हमारी माताओं के ऊपर आरोप लगाया कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी, ये चाइना से जो है पैसा लिए हुए हैं। जिन माताओं को ये नहीं पता कि खालिस्तानी शब्द क्या होता है, उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए। ये जब बातें लगी, मुझे लगा मैं तो सन्यासी हूं, मांग करके खाता हूं। पूरा का पूरा आर्य समाज, चाहे गुरुकुल चलाने की बात हो चाहे गौशाला चलाने की बात हो, इस किसान के ऊपर डिपेंड करता है। और वो किसान यदि आज मुश्किल में है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और जब इन लोगों ने आंख दिखाई
इतने लोगों की मौत के बाद भी, शहादत के बाद भी, बलिदान के बाद भी कोई नेता चुप करने के लिए तैयार नहीं है। तब हम सारे साथियों ने फैसला किया कि अब सत्ता में आएंगे, ये विचारों की लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ेंगे, निश्चित तौर पे जीत के भी जाएंगे और बीजेपी को उनकी औकात दिखा करके आएंगे। जातिवाद की राजनीति बीजेपी करे, छुआछूत की राजनीति बीजेपी करे, जाट नॉन जाट की राजनीति बीजेपी करे, हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी करे, भाषा क्षेत्र की राजनीति बीजेपी करे। इस सारी राजनीति से छुड़ा करके सच्चे और संविधान अनुकूल, लोकतंत्र के अनुकूल जो राजनीति है उसको एक दोबारा नए सिरे से शुरू करने के प्रयास में हम लोग इसमें शामिल हुए। कांग्रेस में आपका क्या स्टैंड है? कांग्रेस में मैं अभी प्रदेश प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूं और सीधा जो सामाजिक मुद्दे में पिछले 20 सालों से समाज में काम करता हूं। मुझे एक चीज का पता है कि आज गांव का नौजवान किस रूप में परेशान है। वो या तो डिप्रेशन का शिकार है या वो नशे का शिकार है। तीसरा, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, इसलिए अपनी प्रॉपर्टी बेच करके डोंकी तरीके से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इधर जाने के लिए वो बेबस है। अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच करके, माँ बाप को छोड़ करके, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके वो भाग रहे हैं। मैं 18 से 20 देशों में गया हूं, मैं उन साथियों से मिला हूं। जो नौजवान साथी यहाँ से गए हैं, जिस भी स्थिति में गए हैं, वो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, वो होटल पे, ढाबे पे काम करते हैं, मॉल में सामान ढोने का काम करते हैं, वर्कशॉप पर बसें, गाड़ियां साफ करने का काम करते हैं। उन कार्यों को देख करके आंसू आते हैं कि ये नौजवान की दशा आज सरकार ने क्या कर दी है। जिस नौजवान को यहाँ रह करके इस देश को बहुत ऊंचे लेकर के जाना था, उनकी हालत वो है। आपने देखा होगा, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं सन्यासी हूं। जिस तरह से हमारे बिहार से मजदूर आते हैं ना, और यहाँ जीरी लगाने के लिए आते हैं, और एक छोटी सी कोठरी में 20-20 आदमी पड़े रहते हैं, उससे भी ज्यादा बदतर हालत उन नौजवानों की है। और उस सरकार की वजह से है, क्योंकि सरकार उनको रोजगार नहीं दे रही है। 2 करोड़ रोजगार 1 वर्ष में देने का जो इन्होंने वायदा किया था, उसका जो दुष्परिणाम निकला, उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया, और जो पक्के रोजगार थे वो खत्म करके हरियाणा कौशल रोजगार जैसी एक समस्या यहाँ पैदा कर दी। आपका आगे का स्टैंड की बात नहीं? मैं आगे का मेरा स्टैंड है कि मैं अपनी तरफ से दावा कर रहा हूं पार्टी से, मैंने आवेदन भी किया है पार्टी के सामने, और मेरे साथी भी सक्षम है, मैं भी सक्षम हूं चुनाव लड़ने में। और मेरी पार्टी ने यदि मेरे ऊपर विश्वास किया तो मैं वायदा दिलाता हूं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बड़े मार्जिन के साथ हम लोग ऊंचाना से जीत करके जाएंगे, और जो ऊंचाना जीतता है वही हरियाणा जीतता है। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऊंचाना का जीतना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी से कई ऐसे दिग्गज नेता है जो लगातार ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं, आपके उद्घाटन समारोह में भी आए, नहीं भी पहुंचे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं टिकट की मार में कहीं कहीं हाथ से चली न जाए या फिर नहीं, देखो मैं तो अपनी बता रहा हूँ। हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय उदयभान जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी, और पार्टी के प्रभारी माननीय दीपक बारिया जी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, ये जिस भी साथी के कंधे पर हाथ रख देंगे, उस साथी को जिता करके चंडीगढ़ भेजने की जिम्मेदारी हम सारे साथियों की है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैंने दावा किया कि मेरे को भी टिकट मिलनी चाहिए। मेरे बहुत से इक्वेशंस ऐसे हैं जिनके आधार पर हम लोग एक बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं। कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टीम भी है और पिछले 20 साल का एक सामाजिक अनुभव भी है, और ऊंचाना के चप्पे चप्पे से वाकिफ भी हैं, एक एक व्यक्ति से परिचित भी हैं। स्वामी जी, अगर आपको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती है तो क्या जो प्रत्याशी कांग्रेस की टिकट लेकर आएगा उनको समर्थन देंगे? बिल्कुल, ये मैं आज नहीं, मैं जिस दिन से पॉजिटिव पॉलिटिक्स में करता हूँ, जिस दिन से राजनीति में आया हूँ, उसी दिन से मेरा स्टैंड है। मैं पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी हूँ, पॉजिटिव पॉलिटिक्स का आदमी हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य महज MP MLA बनना नहीं है। हम एक सत्ता परिवर्तन के साथ साथ एक माहौल परिवर्तन के लिए, एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं। मैं तो 20 साल से जो है घर बार छोड़ करके सामाजिक कार्यों में लगा हूँ, पर जब हम देखते हैं कि समाज में काम करते हुए मेरा नौजवान बर्बाद है, हमारी बहनें जो है उनके भी भविष्य के ऊपर जो है कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने का षड्यंत्र चल रहा है, यहाँ के किसान के साथ धोखा किया जा रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए जब मुझे लगा कि हम समाज में रह करके उन चीजों को नहीं बदल पा रहे हैं, क्योंकि बदलाव की चाबी सत्ता के पास है, और सत्ता में जब तक आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सत्ता में समाज को जानने, पहचानने और मानने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो बड़ा बदलाव नहीं होगा। उन लोगों का एक खुशहाल भविष्य हो, इसलिए मैं राजनीति में आया हूं। और निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से भी, मैंने पहले भी पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी एक ही प्रोमिस किया है, मेरी प्राथमिकता यह है कि पार्टी मुझे टिकट दे, मेरे ऊपर विश्वास करे, और हम मेरे साथियों पे विश्वास करें, हम जीत के आएंगे। यदि पार्टी, जैसा मैंने पहले कहा, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और माननीय दीपक बावरिया जी, जिसके कंधे पर भी हाथ रखेंगे उसको जिता करके चंडीगढ़ भेजेंगे, और वही चंडीगढ़ का रास्ता माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा की राजगद्दी तक पहुंचाएगा। पूरा नाम और पद? मेरा नाम स्वामी आदित्य वैस है और मैं पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हूँ।